नमस्कार बच्चों, विद्या भारती लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वसंत पुस्तक का पाठ 10 पढ़ेंगे, झांसी की रानी। बच्चों, ये कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। इसमें झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया, उनके सौंदर्य के बारे में, उनके बचपन की यात्राओं के बारे में और उनके साहस और वीरता के बारे में कि उन्होंने किस तरह से देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया और अंग्रेजों से युद्ध किया। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की सबसे श्रेष्ठ कविताओं में मानी जाती है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने ब्रुकुटी तानी थी, भोड़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि जब सारे सिंहासन हिल उठे थे राजवंशों ने, जब सारे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानकर यानी क्रोधित होकर अपने देश की स्वतंत्रता के लिए आगाज किया, तो बूढ़े भारत में भी, यानी ये भारत जो गुलामी की जंजीरों में बंधा था और एक बूढ़े व्यक्ति के समान हो गया था, उसमें फिर एक जोश की भावना आ गई थी, एक उमंग की भावना आ गई थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी और सभी राजवंशों ने अपनी आज़ादी जो गुम गई थी, जो अंग्रेजों के अधीन हो गई थी, उसकी कीमत को पहचान लिया था और इन फिरंगियों को, इन अंग्रेजों को दूर करने का सबने मन में ठान लिया था। जब यह सब कब संभव हुआ? जब सन 57 में तलवार चमक उठी थी, बुंदेलहर यानी झांसी वाली रानी ने जब एक विद्रोह की भावना से आगे बढ़कर युद्ध का आगाज किया, तो उनकी जो तलवार थी वो तलवार लेकर वो लहराती हुई खड़ी हुई। बुंदेलखंड के निवासियों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी है कि वो एक मर्दों के समान यानी मर्दानी यानी मर्दों के समान लड़ने वाली झांसी की रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, भरची ठाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे कवित्री कहती है कि वो मर्दानी झांसी वाली जो रानी थी वो कानपुर के जो नाना साहब थे उनकी मुँह बोली बहन थी, जिसका नाम छबीली था। लक्ष्मीबाई के उनके बाद में उसका नाम पिता ने बाद में पढ़ डाला। पिता की वह एक अकेली संतान थी जो जिसका नाम बचपन में ही छबीली था। वो नाना साहब के साथ ही पढ़ती थी और उनके साथ ही खेलती थी। उसके खिलौने और सामान्य लड़कियों की तरह कोई खिलौना, गुड़िया या छोटे बच्चों के जो खिलौने होते हैं वो खिलौने उसके नहीं थे। उसे बचपन से ही बर्छी, ढाल, कृपाण, कटार यानी कटार, कटारी आदि तलवारों से आदि से खेलने का उसको शौक था। यही उसकी सहेलियाँ थी जिनके साथ वो सारा दिन खेला करती थी और मुझे वीर शिवाजी की कहानियाँ उसको मुँह ज़बानी याद थी और वो उन्हीं के आदर्शों पर चलना पसंद करती थी। बुंदेलखंड के निवासी कहते हैं कि ऐसी मर्दानी खूब लड़ी थी, झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घर दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदे लहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि वो मर्दानी झांसी वाली रानी जो खूब लड़ी थी वह लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता का एक अवतार मालूम होती थी। उसे देखकर
मराठे भी पुलकित होते, आनंदित होते थे जब वो अपने तलवारों के वार से युद्ध क्षेत्र में जाती थी और अपने तलवारों के वार से वो खेल खेला करती थी। तो उसके तलवारों के वार को, उसकी तलवार चलाने के ढंग को देखकर मराठे भी आनंदित हुआ करते थे। उसके बचपन से ही उसके प्रिय खेल थे नकली युद्ध करना, युद्ध की व्यूह रचना करना और शिकार करना, सैन्य घेरना यानी सेनाओं का घेराव करने की योजना बनाना और किस तरह से दुर्ग को तोड़कर दुर्ग के अंदर प्रवेश किया जाता है, ऐसे उसके प्रिय खेल थे। वह अपनी आराध्य देवी महाराष्ट्र की कुल देवी माँ भवानी को ही माना करती थी, ऐसा बुंदेलखंड क्षेत्र के निवासी बताया करते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि इस वीरता की प्रतिमूर्ति की, यानी झांसी वाली रानी एक वीरता की प्रतिमूर्ति बताई गई है। उसकी शादी सगाई झांसी के महाराजा जो वैभव का प्रतीक हैं उनके साथ हो गई है। ब्याह हुआ रानी बनाई, और जब सगाई हुई है तो वो ब्याह कर कर पत्नी बनकर झांसी में एक रानी के रूप में लक्ष्मीबाई झांसी के अंदर आती हैं और वो झांसी की महारानी बन जाती हैं। राजमहल में बजी बधाई और उसके आनंद से, उसके विवाह के आनंद से राजमहल में भी बधाइयाँ बटने लगती है। चारों तरफ झांसी में खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सुबह बुंदेलों की विदावली सी वह आई झांसी में, यानी ये बुंदेल के लोग जो हैं, झांसी के जो लोग हैं वो निराश हो चुके थे। वो उनके जो विरुदावली यानी दर्द की भावना जो उनके मन में थी, किसकी दर्द की, आज़ादी गुलामी के दर्द की, जो गुलामी का दर्द वो भुगत रहे थे, उन बुंदेलों के मन में उनके दारुण दुख को दूर करने के लिए वह झांसी में आई थी आज़ादी का प्रतीक बनकर। जिस तरह से चित्रा ने अर्जुन को पाया, यानी जिस तरह से अर्जुन को पाने के लिए चित्रा नामक राजकुमारी ने प्रयास किया था और अपने इष्ट को प्राप्त किया था, इसी तरह से जैसे भगवान शंकर ने भवानी को प्राप्त किया था, माँ भवानी पार्वती के रूप में प्राप्त किया था, उसी तरह से झांसी के राजा ने भी एक वीरता के रूप में लक्ष्मीबाई को प्राप्त किया था। ये कहानी बुंदेलों के खंड के लोगों ने हमें सुनाई है कि वो किस तरह से मर्दानी थी, जो झांसी वाली रानी थी, जो मर्दों के समान युद्ध किया करती थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित फूल महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चराने वाली कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी ये दया न आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि महलों में एक तरह से सौभाग्य उदित हो गया था जब वह रानी बनकर आई थी। लोगों को लगने लगा था कि अब राजा रानी के रूप में उनका सौभाग्य अच्छे दिन वापस आ गए हैं। पूरा राजमहल मुदित आनंदित हो गया था और सारे राजमहल में एक उजाला छा गया था, एक आशा की किरण चमक उठी थी। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटाओं से घेरकर महल के ऊपर गिराने लगी थी। यानी काल की जो गति है जिसको कोई नहीं रोक सकता, वो धीरे धीरे कब अपनी काली घटाओं का अर्थात अपने दुर्भाग्य को लेकर कब प्रकट हो गई, यह रानी को भी पता नहीं लगा। कि तीर चलाने वाले जो हाथ थे उसमें शायद भगवान को भी चूड़ियाँ नहीं भाई थी। रानी विधवा हो गई, हाय ये विधि को भी दया नहीं आई। अर्थात इस भगवान को भी जब दया नहीं आई
कि रानी को उन्होंने विधवा कर दिया, राजा जी का स्वर्गवास हो गया, राजा जी निसंतान ही मर गए और रानी शोक में डूब गई, दुख में डूब गई। ऐसी कहानी बुंदेलखंड के मुंह हमने सुनी है, यानी बुंदेलखंड के निवासियों से हमने ऐसी कहानी सुनी है कि वो झांसी वाली रानी थी जो खूब मर्दों के समान युद्ध किया करती थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेलखंड के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी रानी कहती है, कवित्री कहती है कि जब झांसी का दीप बुझ गया, यानी आशा का दीप बुझ गया, झांसी में कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा, तो अंग्रेज जो लार्ड था डलहौजी, वो मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने राज्य हड़पने का एक अच्छा अवसर प्राप्त कर लिया था। पहले अंग्रेजों के ज़माने में यह हुआ करता था कि जिस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था उसे अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया जाता था। तो लॉर्ड डलहौजी के पास ये एक अच्छा सुवर्ण अवसर था। उसने तुरंत अपनी जो फौज थी, अपनी सेना थी, उसे झांसी में भेज दिया और उस पर अपना झंडा लहरा दिया और उसको अपने अधिकार में ले लिया। बिना वारिस के कारण होने के कारण झांसी पर वो अपना वारिस बन गया था और ब्रिटिश राज्य को झांसी का वारिस बन गया था और झांसी जो थी वो ब्रिटिश राज्य में शामिल हो गई थी। आंसुओं से भरी हुई रानी ने जब ये देखा कि उसकी झांसी वीरान हो गई है, अनाथ हो गई है, ऐसी कहानी बुंदेलखंड के निवासियों ने हमें सुनाई कि वो झांसी वाली रानी थी, वो इस बात से बहुत दुखी हुई जो एक मर्दों के समान वीरता के साथ लड़ा करती थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वो भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी, बुंदेलखंड के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री आगे कहती है कि ये विकट जो फिरंगी थे, इनकी भी माया अद्भुत है, विकट है, कठिन है इनको समझ पाना कि ये किस तरह का चाल खेलते हैं। कि अनुनय अभी जो अनुनय विनय करने पर जो अभी नहीं सुनता है, वो एक दया व्यापारी बनकर दया मांगता हुआ जब भारत में आया था तो वो अंग्रेजों से व्यापार करने के लिए दया की भीख मांगता था। आज वही फिरंगी किसी की अनुनय विनय नहीं सुनता है और धीरे धीरे व्यापारी बनते हुए डलहौजी ने अपने पैर पसारते हुए पूरे भारत की ही काया पलट दी थी और इन्हें गुलाम बना लिया था। राजाओं नवाब को भी उसने पैरों से ठुकराकर उसे नवाब अपने अधीन कर लिया था। जो महारानी थी वो रानी अब दासी बन गई थी। ऐसी कहानी बुंदेलखंड के निवासियों ने सुनाई कि झांसी वाली रानी जो थी वो मर्दानी थी, लेकिन वो भी अब दासी बन गई थी। श्री राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसार, जबकि सिंधु पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था व्रजनिपात। बंगाल मद्रास आदि की भी यही कहानी थी, बुंदेलखंड के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री आगे कहती है कि अंग्रेजों ने पहले राजधानी दिल्ली को छीना, फिर लखनऊ को भी बातों बातों में अपनी मीठी बातों में फंसाकर छीन लिया और पेशवा बिठूर के पेशवा को भी कैद कर लिया। नागपुर पर भी उन्होंने आघात कर दिया। उदयपुर तंजौर सतारा और कर्नाटक तो ये छोटे राज्य थे, इनकी तो कोई बिसात ही नहीं थी जो अंग्रेजों से मुकाबला कर सकते थे। जबकि सिंधु पंजाब और बर्मा पर भी अभी ही एक व्रज के समान आक्रमण हुआ था, उन पर भी एक धोखे से आक्रमण कर लिया गया था। बंगाल मद्रास आदि की भी यही कहानी थी, वहाँ पर भी अंग्रेजों का ही अधिकार हो गया था। ऐसा बुंदेलखंड के निवासी बताते हैं कि झांसी वाली रानी किस तरह से इन सबसे को आज़ाद कराना चाहती थी।
रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ पिकानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे की कहानी कविता आगे कहती है कि जब अंग्रेजों ने महलों पर सभी राज्यों पर अधिकार कर लिया था तो रानियां रनिवासों में रोया करती थी और बेगमें जो थी अंग्रेज उन्हें गम से बेजार थी, दुखी थी। उनके गहने और कपड़े कलकत्ते के बाजार में नीलाम किए जाते थे और उन्हें भी सरेआम नीलाम किया जाता था और इनकी खबरें अखबारों अंग्रेजों के अखबार में छापी जाती थी। नागपुर के जेवर बेचे जाते थे, लखनऊ के 9 लाख हार बेचे जाते थे और जो पर्दे की इज्जत थी अर्थात रानियां और दासियां जो महिलाएं थी जो हमारे देश की इज्जत समझी जाती थी वो परदेशियों के हाथ में बिकने लगी थी। ऐसी कहानी बुंदेलखंड के निवासी सुनाया करते हैं। कुटिया में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना दुदुभंत पेशावर जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई जोत जगानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। कवित्री आगे कहती थी कि कुटियों में भी एक वेदना थी, यानी सारी प्रजा दुखी थी। महल जिस तरह से महलों में एक आहत अपमान के कारण सारे महलों की रानियां और राजाएं अपमान के कारण दुखी थे, उसी तरह से प्रजा भी विषम वेदना में पीड़ित थी। वीर सैनिकों के मन में भी अपने पुरखों का अभिमान था। उनके मन की जो सोई हुई भावनाएं थी वो जागृत होने लगी थी। नाना दुदुभंत पेशवा जो थे वो युद्ध के लिए सामान जुटाने लगी थी और उनकी बहन जो छबीली थी उसने भी एक रणचंडी बनकर युद्ध का आह्वान प्रकट कर दिया था और एक आज़ादी का यज्ञ प्रारंभ हो चुका था जो उसकी सोई ज्योति वो जगाने जा रही थी, अर्थात वो जो दुखी लोग थे उन जनता को वो जगाने जा रही थी युद्ध के लिए, आज़ादी के लिए। ऐसी कहानी हमने बुंदेलहर बोलों के यानी बुंदेल निवासियों के मुँह से सुनी थी। महल ने दी आग, झोपड़ी ने जाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटे समाई छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री आगे कहती है कि जो ज्वाला थी, आज़ादी की जो ज्वाला थी सभी के मन में, वो उसने महलों में भी आग लगा दी और झोपड़ी में भी यानी प्रजा के अंदर भी एक ज्वाला क्रोध उत्पन्न कर दिया था। ये स्वतंत्रता की जो चिंगारी थी सभी देशवासियों के मंतर मंत्र में आ गई थी और उसकी आग की लपटें उठने लगी थी। इसमें झांसी ने भी भाग लिया, दिल्ली भी चेत गई, लखनऊ में भी इसकी लपेटें छाने लगी, मेरठ कानपुर पटना ने भी युद्ध की धूम मचा दी थी, आज़ादी के लिए विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया था। जबलपुर कोल्हापुर में भी इसकी हलचलें सुनाई देने लगी थी। ऐसी कहानी बुंदेलखंड के निवासी हमें सुनाया करते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कहीं वीरवर आए काम, नाना दुदुभंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री आगे कहती है कि स्वतंत्रता के महायज्ञ में कई वीर पुरुषों ने अपने बलिदान दे दिए, जिनमें नाना दुदुभंत, तात्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला खान, सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास में इनके नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए, जिन्होंने स्वतंत्रता सेना में भाग लिया था। लेकिन आज
अंग्रेजों के युग में इसे जुर्म यानी अपराध कहा जाता है, जो कुर्बानी उन्होंने देश के लिए दी थी। इस तरह की कहानियाँ बुंदेलखंड के निवासी हमें सुनाया करते हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ दंड आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे जब हैरानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री आगे कहती है कि इन सबकी गाथाओं यानी इन वीर सैनिकों की गाथाओं को छोड़कर जब हम झांसी के मैदानों में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि लक्ष्मीबाई जो है वो युद्ध के मैदान में खड़ी है, मर्द बनी मर्दानों में, अर्थात वो उन सभी मर्दों के बीच में जो एक मर्द के समान नजर आती है, एक वीर पुरुष के समान वो नजर आती है। लेफ्टिनेंट वॉकर जो युद्ध करने के लिए आया था वो युद्ध के लिए आगे बढ़ा तो रानी ने उसे देखकर अपनी तलवार खींच ली और युद्ध के लिए वो उसके सामने तत्पर खड़ी हो गई और लगातार युद्ध करने से वाकर जख्मी हो गया और युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। इसे देखकर सभी हैरान रह गए थे। ऐसी कथाएं बुंदेलखंड के निवासी हमें सुनाया करते हैं। रानी बड़ी कालपी आई, कर सो उस मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा मूवी पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी रानी जब लेफ्टिनेंट वॉकर को हराकर आगे बढ़ी तो कालपी पहुंची 100 मील की दूरी पार कर लेकिन उसका घोड़ा जख्मी हो गया था और थककर भूमि पर गिर गया और तत्काल स्वर्ग को सिधार गया, अर्थात मर गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, लेकिन बिना घोड़े के भी यमुना के तट पर रानी से अंग्रेजों ने फिर मात खाई। वो फिर उससे युद्ध में हार गए और विजय रानी आगे चल दी और उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र जो थे वो ग्वालियर के राजा सिंधिया अंग्रेजों के मित्र थे। उन्होंने भी अपनी राजधानी को रानी के भय से छोड़ दिया था। ऐसी कहानी बुंदेलखंड के निवासी हमें सुनाया करते हैं। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिराई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुक्की खाई थी। काना और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र के में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि उसे विजय मिली, लेकिन फिर अंग्रेजों की सेना चारों तरफ से घिर आई ग्वालियर पर और अब के बार उनका सेनापति जनरल स्मिथ जो था वो उसके सम्मुख आया। उसने भी रानी से हार मान ली, उसने भी उसके मुंह की खाई उससे। उसकी रानी के साथ उस समय युद्ध में उसकी 2 सखियां काना और मंदरा भी थी। उन दोनों ने भी युद्ध क्षेत्र में अत्यंत उत्पात मचाया और अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया। पर पीछे से आगे जनरल स्मिथ लड़ रहा था, लेकिन पीछे से जनरल ह्यूरोज ने रानी पर वार कर दिया। अब रानी चारों तरफ से गिर गई और युद्ध क्षेत्र में फंस गई थी। ऐसी कहानी बुंदेलखंड के लोग हमें सुनाया करते हैं। तो भी रानी मार काट चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया ये संकट विषम अपराध। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सीनी उसे वीर गति पानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन रानी चारों तरफ से गिरने के बाद भी हार नहीं मानी, बिल्कुल नहीं घबराई। ऐसा कवित्री बताती है कि रानी ने मार काट मचाकर वो अपनी सेनाओं को मारते हुए सेनाओं को पार करते नए घोड़े पर आगे बढ़ने लगी, लेकिन सामने एक नाला आ गया जो एक विकट संकट खड़ा कर रहा था। घोड़ा नया था इसलिए उसको पार नहीं कर सका नाले को और वो वहीं पर खड़ा हो गया। इतने भी पीछे से अंग्रेज सिपाही आ गए और रानी अकेली होते हुए, शत्रु अधिक थे रानी अकेली थी, उस पर वार
होने लगे, लगातार चारों तरफ से उस पर वार किए जाने लगे और घायल होकर वो रानी एक सिंगनी के समान यानी शेरनी के समान नीचे गिर पड़ी। अब उसे वीरगति ही प्राप्त करनी थी। ऐसी कहानी बुंदेलखंड के निवासी हमें सुनाया करते हैं। रानी गई सिद्धार्थ चिता पर, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र केवल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वो स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदे लहर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इतना युद्ध होने के बाद घायल होने से रानी स्वर्ग सिधार गई और उसकी चिता जब सजाई गई तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक दिव्य सवारी सजाई गई हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जो उसकी वीरता का तेज था, उसके पराक्रम का जो तेज था, वो भगवान के ईश्वर के तेज के साथ मिल गया। उस तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। उसकी उम्र उस समय जब उसने वीरगति प्राप्त की मात्र 23 वर्ष की थी। वो मनुष्य नहीं थी, वो कोई अवतार के समान नारी थी। हमको जीवित करने आई वो स्वतंत्रता नारी थी। यानी वो हम साधारण व्यक्ति जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, हमारी आत्मा जो मर चुकी थी, वो वापस से स्वतंत्रता की नारी बनकर जीवित करने आई थी। वो हमें पथ दिखाकर यहाँ से चली गई। उसको जो सीख हमें देनी थी आज़ादी की, वो सीख देकर वो हमें चली गई। ऐसे बुंदेलखंड के निवासी हमें कहानी सुनाया करते हैं। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होंगे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तो खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री कहती है कि सभी भारतवासी कहते हैं कि हे रानी, आप यहाँ से चली जा रही हो, लेकिन हम आपको हमेशा याद रखेंगे। आपके उपकार को हम कभी, पूरे भारतवासी कभी नहीं भूल पाएंगे। ये जो तुम्हारा बलिदान है, ये हमारे मन में अनिश्चल रूप से स्वतंत्रता का भाव जगाएगा। अब ये इतिहास कभी चुप नहीं बैठेगा, चाहे सच्चाई को फांसी क्यों नहीं लग जाए, लेकिन ये इतिहास हमेशा आपको याद रखेगा। और मदमाती जो विजय आपने हमें दिलाई है, वो विजय कभी नहीं मिट सकती, चाहे ये झांसी को गोलों से ही मिटा दिया जाए, बारूद के गोलों से उड़ा दिया जाए, लेकिन आपकी अमर कहानी कभी नहीं मिटेगी। ये स्मारक जो आपका बना हुआ है, ये आपकी याद की एक अमिट निशानी है, जिसे बुंदेलखंड के निवासी कभी नहीं भूल सकते। और समस्त देशवासी आपके कृतज्ञ रहेंगे कि आपने हमारे मन में एक स्वतंत्रता की भावना जगाई। ऐसी ही झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद।